Welcome back dear aspirants. So today we will discuss your next series of Wordsworth. First series चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रील्यूड? प्रील्यूड का सबटाइटल यहाँ हमें बताना है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स ब्रेन, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स इंटेलेक्ट, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, या नन ऑफ दीज. राइट आंसर हो जाता है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. द प्रील्यूड का जो दूसरा टाइटल है, सबटाइटल द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. प्रील्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम है जिसको ब्लैंक वर्ड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था और इसको पोस्ट्यूमसली 1815 में पब्लिश कराया गया था. ओके, ये इंट्रोडक्शन है उनके दूसरे वर्क का. इसको 14 सेक्शंस या बुक में ऑर्गेनाइज किया गया है. वर्ड्सवर्थ ने इस वर्क को 1798 में स्टार्ट किया था. द प्रील्यूड इज इन कितनी बुक्स में प्रील्यूड आई है? 14, 18, 20. नन ऑफ दीज. रिपीटेड क्वेश्चन है. ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रील्यूड 14 बुक्स में है या कितने सेक्शन में है, तो 14 सेक्शंस में ये है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टलिटी ऑड? इमॉर्टलिटी ऑड पोएम जो है उसका कंप्लीट टाइटल आपको बताना है. ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 6. यही इसका राइट आंसर हो जाता है. ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, ये पोएम इरेगुलर पिंडेरिक ऑड में लिखी गई है जिसमें टोटल 11 स्टेंजाज हैं जो कि कॉलरिज की कन्वर्सेशन पोएम से एस्पेक्ट्स रखते हैं. इस पोएम को इसको 3 मूवमेंट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. फर्स्ट 4 स्ट्रेंजर डिस्कस करते हैं डेथ और लॉस ऑफ यूथ एंड इनोसेंस को. सेकंड जो स्ट्रेंजा है, सेकंड 4 स्ट्रेंजा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एज जो है मैन की वो जैसे जैसे बढ़ती है साइट ऑफ द डिवाइन का उसमें लॉस होता रहता है. यानी कि जैसे जैसे हम बच्चे से बड़े होते जाते हैं तो जो हमारे अंदर की जो दैवीय शक्तियाँ हैं हम उसको खोते रहते हैं और अपने माइंड से काम करना शुरू कर देते हैं. और जो फाइनल 3 स्ट्रेंजा है उसमें एक्सप्रेस करते हैं कि जो डिवाइन पावर है, जो हमारी मेमोरी ऑफ द डिवाइन है, वो हमें अपने जो फेलो मैन हैं उनके प्रति सिंपैथी रखने को प्रेरित करती है. इस पोएम का जो कॉन्सेप्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्री एग्जिस्टेंस का रखा है, जिसमें जो बॉडी है सॉल एग्जिस्टेड बिफोर द बॉडी, यानी कि बॉडी से पहले भी सॉल एग्जिस्ट करती है. मीन्स वो कहते थे कि हमारे इस जन्म से पहले भी हमारी सॉल जो है उसका एग्जिस्टेंस है. तो इस तरह की जो थिंकिंग है वो वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में रखी है. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसको 4 पार्ट्स में 3 मूवमेंट्स में उन्होंने बांटा है. 11 स्टेंजाज हैं. पिंडेरिक ऑड में इसको रखा गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट सीयर ब्लास्ट? तो इस तरह की जो वर्ड्सवर्थ हैं वो चाइल्ड को बुलाते हैं, किस पोएम में बुलाते हैं? बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट सीयर ब्लास्ट. तो सेम आंसर इसका हो जाएगा इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में ही वो बच्चे को बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट और सीयर ब्लेस्ड बुलाते हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का कहना था कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो दैवीय शक्तियों का रूप होते हैं. और जब तक हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर जो है सोचने समझने की शक्तियाँ आ जाती हैं और जो हमारी वो डिवाइन पावर है उन्हें हम खोने लगते हैं. ठीक है. तो इस तरह की बात वर्ड्सवर्थ ने और ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में बोली है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एबे इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wight during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisiting the place in 1798. When did the visit टिंटन एबे फर्स्ट? ठीक है. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि टिंटन एबे में वो सबसे पहले कब आए थे. वहाँ तो उन्होंने जो दोबारा टूर किया था 13 जुलाई 1798 में किया था, लेकिन फिर वो 5 साल पहले भी वहाँ आए थे. तो 1798 से 5 ईयर्स पहले का आप अगर टाइम लगाओगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1793 में वो आए थे. ठीक है. इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में. तो आप ध्यान रखोगे कि जो वर्ड्सवर्थ हैं जब वो 23 ईयर्स ओल्ड के थे अगस्त 1793 में वो यहाँ आए थे. ठीक है. और फिर उसके बाद जब वो मीन्स उनकी जो रिलेशनशिप थी एस टी कॉलरीज के साथ थी तब उन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया था और फिर उसके बाद वो 1798 में आए थे और फिर उन्होंने ये पोएम लिखी थी. कौन सी? टिंटन एबे. ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड हुज लाइन इज दिस? ठीक है. ये किसकी लाइन है?
ये वर्ड्सवर्थ की लाइंस हो जाती हैं। उनकी फेमस पोएम डैफोडिल्स, ठीक है, ये उनकी पोएम की फर्स्ट लाइन है और इस पोएम का नाम क्या है, डैफोडिल्स, ठीक है। ये उनकी फेमस पोएम्स में से मानी जाती है। एक लिरिक पोएम है और मोस्ट पॉपुलर है, जिसमें जो पोएट हैं वो इंस्पायर होते हैं और बाय अ फॉरेस्ट एनकाउंटर, जो कि 15 अप्रैल 1802 में होता है, और उनकी जो यंगर सिस्टर है डोरोथी उनके साथ होती है। लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स को वो देखते हैं, उसके बाद ये पोएम लिखते हैं 1804 में, ठीक है, और इसको पब्लिश कराया गया था। उनकी जो सीरीज आई थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 उसमें, और इसका जो रिवीजन उन्होंने किया था, इसको रिवाइज्ड एडिशन भी इसका आया था 1815 में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियस इज अ ग्रीक गॉड, सी गॉड, ठीक है, प्रोटियस एक ग्रीक गॉड है, ग्रीक सी गॉड है, हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप्स, जो डिफरेंट शेप्स को अज्यूम करता है, जो अदर ग्रीक सी गॉड है ट्रिटन, हु राइजेज विद हिज कॉन्च विच ही ब्लोज इन ऑर्डर द काम द वेव्स, जो कि वो जो वेव्स हैं उनको काम करने का काम करते हैं, मतलब उनको शांत करने का काम करते हैं, ग्रीक सी गॉड ट्राइटन। तो ये जो वेयर डू दीज टू गॉड्स अपीयर, तो ये कहाँ पर टू गॉड्स दिखाई देते हैं, किस वर्क में जिक्र है इन टू गॉड्स का, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, डैफोडिल, सॉलिटरी रीपर, या नन ऑफ दीज। प्रोटियस और ट्राइटन ये 2 सी गॉड हैं और इनका जिक्र द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में वर्ड्सवर्थ के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है, जिसको उन्होंने अपनी सीरीज पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश कराया था। ये मोस्टली एक इटालियन सोनेट्स की तरह से लिखी हुई पोएम है, जिसमें 14 लाइन्स हैं और इसको इयाम्बिक पेंटामीटर में उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन्स दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मॉरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड अपीयर इन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है कि दैट शेक्सपियर स्पेक, ये कहाँ पर बोली गई है इस तरह की लाइन, जिसमें शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मॉरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड अपीयर इन, इट इज़ नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट फ्लड, जो कि एक सोनेट है, टू मिल्टन, जो कि एक सोनेट है, टिंटन एबे, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमें देखने को मिलती है, इट इज़ नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट फ्लड, जिस इस सोनेट में उन्होंने शेक्सपियर के साथ साथ मिल्टन का भी जिक्र किया है, किसने, वर्ड्सवर्थ ने। ये वर्ड्सवर्थ का फेमस सोनेट है और सोनेट नंबर XVI, यानी कि ये 16वां उनका नंबर माना जाता है, ठीक है। सोनेट नंबर 16 में उन्होंने इस तरह की लाइन बोली है, जो कि 1807 में पब्लिश उन्होंने कराया था। द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज, माइकल जो कॉटेज है उसका नाम बताइए, लाइट स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो राइट आंसर आपको पता है द इवनिंग स्टार। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, द इवनिंग स्टार इसका राइट आंसर हो जाता है। माइकल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक पेस्टोरल पोएम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ओल्ड शेफर्ड एज अ माइकल उसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि अपने बेटे की खुशियों के लिए सेक्रीफाइस करता है, उसका त्याग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर, वेयर डू दीज लाइन अपीयर, कि द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर, तो इस तरह की लाइन कहाँ देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ पॉइट कहते हैं कि द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर, कि जब आकाश खुला रहता है तो मून भी खुश होकर उसके चारों ओर देखता है। तो इस तरह की जो लाइंस हैं वो कहाँ दिखाई देती हैं, इमॉर्टलिटी ऑड, डैफोडिल्स, टिंटन एबे, या नन ऑफ दीज। तो ये लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ ने इमॉर्टलिटी ऑड में यूज़ की हैं, इमॉर्टलिटी ऑड में उन्होंने यूज़ की हैं, जो कि उनका एक ऑड है। इसको सबसे पहले एज अ ऑड 1807 में उन्होंने प्रिंट कराया था, इसका रिवाइज्ड एडिशन 1815 में आया था, ठीक है, जिसको ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी नाम से भी जाना जाता है। इसको पिंडारिक ऑड इन 11 स्टैंजा में उन्होंने लिखा है, जो कि कॉलरिज की कन्वर्सेशन पोएम से कनेक्टेड माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर प्रेस्ड बाय द हैवी लॉज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ठीक है। इस तरह की लाइन कहाँ देखने को मिलती है कि हम जो हैं हैवी लॉज के नीचे दबे हुए हैं, जो नियम हैं उनसे बंधे हुए हैं। द फाउंटेन, द सॉलिटरी रिपर, टू मिल्टन, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाता है राइट ए, द फाउंटेन, कि हम हैवी लॉज से बंधे हुए हैं। ये लाइन्स हमें द फाउंटेन में देखने को मिलती हैं। ये द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स की प्रीवियस पोएम है, ठीक है।
ये फॉलो करती है प्रीवियस पोएम द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स को। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर करते हैं उन कैरेक्टर्स को जिनके बारे में हम बहुत ही कम टाइम सोचते हैं। मीन्स ऐसे कैरेक्टर्स जिनके बारे में हम बहुत ही कम सोचते हैं, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल हमारी सोच से एक तरफ हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते। ठीक है, इस पोएम में वो बताते हैं फाउंटेन में कि किस तरह से एक यंग पर्सन ओल्ड पर्सन से सीखता है, यानी कि उनके जो अनुभव हैं उनसे सीखता है। हालांकि ये सुनने में पैराडॉक्सिकल लगेगा, है ना, यानी कि ये विरोधाभासी लगेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना होगा, और फिर जो ओल्ड पर्सन है वो लगातार आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताते हैं, तो हम धीरे धीरे उनको सीखते हैं। ये पोएम एक कॉन्वर्सेशन पोएम है जिसमें यंग और ओल्ड एक नेचुरल जो वहाँ पर फाउंटेन है उसके पास बैठे हैं। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठे हैं। तभी जो ओल्ड पर्सन है वो उदास हो जाता है। ठीक है, और उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि किस तरह से वो भी इसी तरह से वो भी अपने जो दिन है उनको एंजॉय करते हुए बिताता था, और वो दुख से वहाँ भर जाता है, जो अपनी उन मेमोरेबल लाइफ के बारे में सोचकर दुख से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज। फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड, अब यहाँ पर प्रिल्यूड की आपको फर्स्ट लाइन बतानी है। और देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, माई हार्ट एकेज नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रिल्यूड की फर्स्ट लाइन, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। ठीक है, इस तरह की लाइन उसमें यूज़ की गई है। इसका फुल टाइटल हो जाता है ग्रोथ ऑफ अ पोएट माइंड, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसको ब्लैंक वर्ड्स में वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इस पोएम को 3 वर्जन्स में वो लेकर आए थे, यानी कि इस पोएम के 3 वर्जन्स आए थे। इनको आपको अच्छे से रीड करना है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट वर्जन 1799 में प्रिल्यूड को 2 पार्ट प्रिल्यूड बोला जाता था। ठीक है, जिसको 1798 से 1799 में कंपोज किया था, और 1805 में जो प्रिल्यूड है उसको प्रिंटेड कराया गया था अर्नेस्ट डे सेलिनकॉर्ट के द्वारा 1926 में 13 बुक्स में। ठीक है, और 1850 में जो प्रिल्यूड का पार्ट आया था वो 14 बुक्स में आया था, जिनको वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 14 बुक्स में पब्लिश कराया गया था। एक बार फिर से देखिए, 1799 प्रिल्यूड, जिसको 2 पार्ट प्रिल्यूड भी बोला जाता है, इसके जो पहले 2 पार्ट्स हैं उनको बाद की पोएम में ऐड किया गया था। 1805 प्रिल्यूड को प्रिंट कराया था अर्नेस्ट डे सेलिनकॉर्ट ने। ये अर्नेस्ट डे सेलिनकॉर्ट पहले भी ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है LTK कि 1926 में किसके द्वारा प्रिल्यूड को प्रिंट कराया गया था, अर्नेस्ट डे सेलिनकॉर्ट के द्वारा इन 13 बुक्स में। और 1850 में वर्ड्सवर्थ की जब डेथ हो गई थी उनकी वाइफ के द्वारा इसको 14 बुक्स में पब्लिश कराया गया था। ठीक है, इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्ट्रेल्थ, स्टोलन बीट एंड ट्रबल प्लेजर, दिस इज अबाउट एन एपिसोड इन प्रिल्यूड, विच एपिसोड। ठीक है, यहाँ पर जो चोरी छुपे है एक काम होता था। ठीक है, एंड ट्रबल्ड प्लेजर, और परेशानी भी होती थी और आनंद भी मिलता था। तो ये इस तरह की जो लाइंस है वो प्रिल्यूड के किस एपिसोड में मिलती हैं, बॉटिंग, रिवर, रिंग या नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाता है ये लाइंस हमें बॉटिंग एपिसोड में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि कितने एपिसोड्स हैं इसमें टोटल। इसमें प्रिल्यूड में टोटल 3 एपिसोड्स हैं। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट एपिसोड्स प्रिल्यूड में है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। पूछा जा सकता है कि प्रिल्यूड में कितने एपिसोड हैं। 3 एपिसोड हैं, जिसमें जो नेचर के डायरेक्ट एग्जाम्पल हैं और जिसमें नेचर वर्शिपर। ठीक है, फर्स्ट जो एपिसोड है वहाँ पर कंसिडर किया जाता है नेचर वर्शिपर, सेकंड जो एपिसोड है कंसिडर किया जाता है बर्ड नेस्टिंग, और थर्ड एपिसोड बॉथ स्टीलिंग। ठीक है, तो आप ये जो एपिसोड्स हैं इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रिल्यूड में 3 एपिसोड्स को वहाँ बताया गया है। ठीक है, कौन कौन से, नेचर वर्शिपर, बर्ड्स नेस्टिंग एंड बॉट स्टीलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Just as we are, the immortal spirit grows like harmony in music. These line appear in. ठीक है, Just as we are, हम जैसे धूल हैं, The immortal spirit, अमर आत्मा, like harmony in music, जैसे संगीत में एक सामंजस्य की तरह से बढ़ रही हो। तो इस तरह की लाइन immortality और
प्रिल्यूड फर्स्ट, सेकंड या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये हमें प्रिल्यूड फर्स्ट में देखने को मिलती हैं, ठीक है। प्रिल्यूड के बारे में हम बहुत ज़्यादा रीड कर चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइंड टू एम्प्लॉय दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ठीक है। प्रेज टू द एंड, लास्ट तक प्रेज करो। थैंक्स टू द मीन्स, धन्यवाद करो उन सभी साधनों को जिसको नेचर ने डिज़ाइन किया है टू एम्प्लॉय। तो ये लाइन कहाँ से है? प्रिल्यूड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये लाइन्स प्रिल्यूड फर्स्ट में दी गई हैं कि अंत तक उन साधनों की स्तुति करो और थैंक्स करो नेचर का जिसने उन सभी साधनों को डिज़ाइन किया है। इस तरह की बातें प्रिल्यूड फर्स्ट में बोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, ठीक है। टू whom इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग? तो वर्ड्सवर्थ किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? वर्ड्सवर्थ की डॉटर, डोरोथीज की डॉटर, कॉलरिज चाइल्ड या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर जो कॉलरिज चाइल्ड है उसकी तरफ इशारा करते हुए वर्ड्सवर्थ बोलते हैं अ 6 year डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज। ये जो लाइन है ये वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज के चाइल्ड को रेफर यहाँ पर की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज फ्रॉम। ये छोटे छोटे जो कॉर्ड्स हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये पूछी जा सकती हैं। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का अभी भी जो म्यूज़िक है वो अभी भी उदासीनता से भरा हुआ है। तो ये लाइन टिंटन एबे, प्रिल्यूड, इमॉर्टलिटी और या नन ऑफ द अबव। तो ये लाइन जो है हमें देखने को मिलती है टिंटन एबे में, जो कि एक फेमस पोएम हो जाती है। ये लिरिकल बैलेट्स जो उनका एडिशन आया था, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का कलेक्टिव एडिशन था, ठीक है, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स लिखी थी और कॉलरिज ने 4 पोएम्स, ठीक है। तो कॉलरिज की 4 पोएम्स का ये कलेक्शन था टिंटन एबे, जो कि 1798 में आया था और लिरिकल बैलेट्स की लास्ट पोएम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री? किसने वर्ड्सवर्थ को अंग्रेजी कविता के दिग्गजों में से एक बताया था? जायंट्स यानी कि वो अंग्रेजी कविता के दिग्गजों में से एक थे। इस तरह की लाइन वर्ड्सवर्थ के लिए किसने यूज़ की है? जॉन क्रो, रैनसम, सैम्पसन, कॉम्पटन, रिकेट या नन ऑफ द अबव? राइट आंसर हो जाता है जॉन क्रो रैनसम के लिए उन्होंने ये लाइन, जॉन क्रो रैनसम ने वर्ड्सवर्थ के लिए ये लाइन्स यूज़ की हैं, वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल? जॉन क्रो रैनसम, सैम्पसन, रिकेट या जेसी स्मिथ? ये जो लाइन है जेसी स्मिथ ने उनके लिए यूज़ की थी। इन लाइन्स में वो वर्ड्सवर्थ को बताते हैं कि एक माउंटेन जो कि सबसे ऊंची श्रृंखला में सबसे विशाल और रोमांटिक रिवाइवल वहाँ पर कंसीडर वो उनको करते हैं। कौन? जेसी स्मिथ, ठीक है। उनको एक पर्वत, ऊंची श्रृंखला में सबसे विशाल, इस तरह की लाइन्स वो वर्ड्सवर्थ के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री? आर्नोल्ड, मिल्टन, टेनिसन या कॉलरिज? वर्ड्सवर्थ को कौन चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से बुलाता है? कौन बोलता है कि वो इंग्लिश पोइट्री की प्रमुख ग्लोरीज में से एक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ की प्रेज करते हुए उनको बोला है वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या बोला है? लॉस्ट लीडर बोला है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। वर्ड्सवर्थ को ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर बोला है, इसके बारे में एक बार अच्छे से हम देख लेते हैं, ठीक है। द लॉस्ट लीडर एक उनकी पोयम का हिस्सा था। ये एक पोयम भी नहीं थी, इसको पोयम कंसिडर नहीं करेंगे, बट हमें पोयम देखने को मिलती है तो लॉस्ट लीडर ही हम बोलेंगे। उनकी एक पोयम का ये हिस्सा था, उसमें द लॉस्ट लीडर के नाम से उन्होंने वर्ड्सवर्थ को बुलाया था, जो कि 1845 में आया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी बुक ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स में इसको पब्लिश कराया था और उन्होंने वर्ड्सवर्थ पर अटैक करते हुए बोला था, ठीक है। वर्ड्सवर्थ पर उन पर अटैक करते हुए बोला था कि उन्होंने जो अपना रिवॉल्यूशनरी स्टैंस है, यानी कि जो क्रांतिकारी रुख है, वो छोड़ दिया है और ब्रिटेन में जो रूढ़िवादी कंजर्वेटिव जो पार्टी है उसकी तरफ वो मुड़ गए हैं।
ठीक है, यानी कि जो उनका स्टैंड लेना था वो सब कुछ छोड़ के वो भी कंजर्वेटिव हो गए हैं। एक कंजर्वेटिव टॉरी पार्टी थी यूके में, वो उससे जुड़ गए थे। तब उन पर अटैक करते हुए द लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को इन लाइंस में बोला था। ये लाइंस देखिए एक बार, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछी गई लाइंस हैं। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, किसने किसके लिए बोली है? जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन स्कॉट की मीन्स मुट्ठी भर चांदी के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया, सिर्फ एक रिबन के लिए उसके कोट में रखना, मीन्स कोट पहनना। उन्हें एक गिफ्ट मिल गया, फाउंड द वन गिफ्ट ऑफ विच फॉर्च्यून बिरेफ्ट अस, जिसने हमें उस भाग्य से वंचित कर दिया। हमने उन सभी को खो दिया जो हमारी डिवोटी थे, और उन्होंने सोना देकर हमें चांदी बांट दी, है ना, मतलब हमसे हमारा सोना छीन लिया। तो इस तरह से जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो वर्ड्सवर्थ को बोलते हैं द लॉस्ट लीडर। 1845 में उनकी ये पोयम आई थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को उन्होंने अटैक करते हुए बोला था कि उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो लेना छोड़ दिया है। इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मॉरल एनक? वर्ड्सवर्थ को मॉरल एनक किसने बोला था? तो वर्ड्सवर्थ को मॉरल एनक शेली ने बोला था। शेली ने उन्हें मॉरल एनक बोला था। और जो आर्नोल्ड हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड, जिन्होंने उनकी प्रेज करते हुए वर्क लिखा था मेमोरियल वर्सेस, मैथ्यू आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ की प्रेज करते हुए मेमोरियल वर्सेस लिखा था। उन्होंने वर्ड्सवर्थ को बोला था हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। इसको आप ध्यान रखेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड ने उनको क्या बोला था? हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। शेली उनको मॉरल एनक बोलते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड उनको हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक और इन्होंने बोला था मैथ्यू आर्नोल्ड ने, जिसको हमने रिसेंटली रीड किया है, क्या? चीफ ग्लोरीज करके भी उन्होंने उनकी प्रेज की थी अपनी बुक मेमोरियल वर्सेस में। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। Who points out that Wordsworth had not strayed out of the Lake District and so never had the chance coming across the nature read in truth glow। तो इस तरह की लाइंस किसने यूज़ की थी कि वर्ड्सवर्थ जो है लेक डिस्ट्रिक्ट से कभी बाहर नहीं रहे और वो इसीलिए नेचर से नहीं मिल पाए। रेड इन ट्रूथ ग्लो, तो ये उनके लिए इस तरह के वर्ड्स ऑल्डस हक्सले ने बोले थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 to 4 क्वेश्चंस वो डिस्कस हो गए हैं, आपके रेडी हो गए हैं कि ऑल्डस हक्सले ने उन्हें रेड इन ट्रूथ ग्लो बोला था, शेली ने उन्हें मॉरल एनक बोला था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड ने उनकी प्रेज करते हुए वर्क लिखा था मेमोरियल वर्सेस, जिसमें उन्होंने हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला था और चीफ ग्लोरीज भी बोला था। ठीक है, इस तरह की कोटेशन उन्होंने दी थी। और यहाँ पर एक और कीट्स ने उन्हें ईगोटेस्टिकल सबलाइम करके यूज़ किया था। ईगोटेस्टिकल सबलाइम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थी जो वर्ड्सवर्थ की नेक्स्ट सीरीज़ जल्द ही आएगी, इसलिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और नोट्स रेडी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।